नॉन जीरो इंटीगर्स, देन नॉन जीरो इंटीगर्स INTEGERS, नॉन जीरो इंटीगर्स x, y and z, नॉन जीरो इंटीगर्स x, y and z such that p के पावर x, q के पावर y, such that p के पावर x, q के पावर y, ठीक। और तीसरा हम लोग ने कंडीशन लिया था, ठीक, c के पावर z, x, y, z ले रहे हैं, c के पावर क्या है आपका z, ठीक। p के पावर x, q के पावर y, c के पावर z इज डायमेंशनलेस, then determine value of x, y and z, then determine value of x, y and z, then determine value of x, y and z, x, y और z की वैल्यू क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करना है। रेडिएशन प्रेशर है, अब ये आप बताओ, पहले ट्राई करो। रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया जो हो रही है उसे रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है। कर रहे हैं बेटा, आपको वही लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा के लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन क्या कर दीजिए सेम, और लेफ्ट साइड बोला गया डायमेंशन लेस है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो राइट साइड को कंपेयर करके निकाल लीजिए। अब प्रेशर पे ट्राई करके लगाइए, देखिए सेट होता है। प्रेशर पे चेक कर लीजिए, ये डिफाइंड नहीं है, वो है क्या, ठीक, तो वो डिफाइंड होगा किसके बेस पे, ऑप्शन के बेस पे। रेडिएशन प्रेशर है, यानी रेडिएंट एनर्जी आके इंसिडेंट हो रही है, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है उस पर, ठीक। चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या एरिया, तो उसके बेस पे निकालेंगे। रेशियो डायमेंशन रखेंगे तो हम लोग फिलहाल ml के पावर -1 t के पावर -2 करके निकालिए, देखिए मैच कर जाना चाहिए।
ट्राई करिए। रेडिएशन एंड प्रेशर, मतलब जैसे लाइट आ रही है तो उसका मोमेंटम होगा ना, जो हमारे क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे, तो फोटॉन टकराएंगे तो चेंज इन मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स डेवलप करेगा, और जितनी एरिया में आके टकरा रहे हैं तो वो प्रेशर वहाँ डेवलप होगा। है प्रेशर ही, लेकिन रेडिएंट एनर्जी की वजह से वहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा है। वही जो नॉर्मल हम लोग प्रेशर लिखेंगे वही लिखिए। मोमेंटम में चेंज होगा ना जब आगे टकराएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स कहलाएगा। अपन एरिया जो होगा वो चूंकि रेडिएंट एनर्जी की वजह से हो रहा है तो रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। चेक करिए मैथ्स क्या कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत डिस्क्राइब नहीं है। एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टी, ठीक, यूनिट एरिया पर सेकेंड है। चलो देख लो बेटा, P के पावर x, Q के पावर क्या y, P के पावर x, Q के पावर y, C के पावर z है हमारा, ठीक। P हमारा था प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर बोला जा रहा है यहाँ, रेडिएशन प्रेशर। जैसे लाइट आके टकराती है ना, तो लाइट बीम जो आती है बेटा वो फोटॉन्स के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, इसके फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। जब आके टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स डेवलप करेगा, और जितनी एरिया में टकराया, ठीक, तो फोर्स अपॉन एरिया वो प्रेशर कहलाएगा, तो प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है बोला गया ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। कैसा है, डायमेंशन लेस है। तो जब डायमेंशन लेस होगा तो यहाँ पे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 होना चाहिए। अब ये जो क्वांटिटी दिया है बेटा ना, इनका डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। प्रेशर की जब लिखेंगे तो आपने कल बताया था प्रेशर Fy ये होता है ml के पावर -1, t के पावर -2। जो लोग नहीं थे बेटा वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे वाला चीज़ समझ में आएगा। अब ये तो बता दिया गया है, ठीक। तो m के l के पावर -1, t के पावर -2, होल पावर x हो गया, ये x का होल पावर में आ गया। दूसरा Q है, Q जो है बेटा वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है। तो Q आपका जो है यहाँ पे वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है। तो एनर्जी का डायमेंशन कल बताया था, कितने लोगों को याद है जी, डायमेंशन एनर्जी का, एनर्जी डायमेंशन बताओ। ml t के पावर -2। हाँ जी, आप बेटा ml स्क्वायर t के पावर -2 बेटा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आप रखोगे ml स्क्वायर t के पावर -2, और एरिया का होता है l स्क्वायर, और ये t, और यहाँ पे t के पावर -2, ये क्या है, टाइम है कि टेम्परेचर है, टाइम है, तो t से इंडिकेट करेंगे। ऊपर शिफ्ट कर, देखो l स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा mt के पावर -3। तो दूसरा वाला क्वांटिटी हो गया mt के पावर -3 होल के पावर y, और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका डायमेंशन लिखते हैं l t के पावर -1, अरे l बाई t ऊपर जाएगा तो पावर -1 होल पावर z इक्वल टू, लेफ्ट राइट साइड में क्या है सब कुछ 0 0 0। डायमेंशन लेस होने का मतलब उन क्वांटिटी का जो पावर है वो 0 है, उसी को हम लोग डायमेंशन लेस कहते हैं। अब यहाँ पे m कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो m के पावर यहाँ पे मिलेगा 1 होल पावर x, तो x m के पावर y है, ये 1 है होल पावर y है, तो x प्लस y। l देखो l के पावर -1 होल पावर x, तो l के पावर -x, और यहाँ पे l है नहीं, यहाँ l के पावर कितना है, +1 है, और होल पावर ये z है बेटा, 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस z -x प्लस कितना z। t के पावर देखो, t के पावर -2 है होल पावर x, तो -2x इसका हो गया, इस वाले कंपोनेंट पे -3y यहाँ पे हो गया, -z यहाँ पे हो गया, ठीक। ये इक्वल टू कितना, सब कुछ की वैल्यू m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 है। अब हम लोग जैसा कल बताया गया था आपको, इनके डायमेंशन जो है, इधर का डायमेंशन सब 0 0 है, इधर का डायमेंशन x प्लस वाई, इसका -xz, और ये इतना है। इनको इसके साथ में कंपेयर कर लो। क्या करिए आप, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग
डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करने पे क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ m के पावर x प्लस वाई, यहाँ बेटा m के पावर 0, ऐसे कंपेयर करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरा है माइनस x प्लस जेड इक्वल टू यहाँ क्या है 0। थोड़ा सा बारिश हो गया, आधी जनसंख्या गायब है, हाँ, और सब डॉक्टर बनने वाले हैं, बताओ। अरे थोड़ी देर बारिश हुई है, ऐसा थोड़ी था घंटे भर पहले से हो रही थी अभी तक हो रही है, हो सकता है, ठीक, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि इतना ज़्यादा भी हो। चलिए ठीक, -2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट बना लो बेटा, इससे सेकंड बना लो, इसे थर्ड बना लो। देखो हमारे पास यहाँ पे x y है, यहाँ पे x z है, इन इक्वेशन से हमें कोई भी वैल्यू फाइनली मिलेगा नहीं, ठीक। तो हम कर क्या सकते हैं, अगर इन इक्वेशंस को, ठीक, दो तरीके हैं, हमें x और y और यहाँ पे z, ये तीनों क्वांटिटी हमारे हैं, हमें रिलेट करने के लिए क्या करना है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y और z की वैल्यू 0 मिल जाएगी, y और z कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे y और z है, y और क्या है z है, लेकिन y z की वैल्यू 0 मिलेगी, ये नहीं मिलेगा कितना कौन है। तो अगर y जैसे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू माइनस वाई लिख सकते हैं हम, भाई x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू उधर जाओगे तो माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे z की जगह पे आप उधर का z को अगर निकालना चाहते हैं या x को निकालना चाहते हो तो माइनस z के बराबर होगा। तो एक को दूसरे में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास तरीका है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से निकाला x इक्वल टू माइनस वाई, तो इस फार्मूले और इसमें है x की वैल्यू जो आएगी माइनस जेड के बराबर आएगी, x इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से x इक्वल टू माइनस जेड। तो x की वैल्यू अगर हम लोग कहीं से निकाले, एक क्वेश्चन से निकाल के y और z में हमें फिर से रिलेशन मिलेगा, और y z में हमारे पास कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए इसको ना चेंज करो बल्कि इसको चेंज कर लो। भाई हमें z यहाँ पे है, z यहाँ पे है, ठीक, y z में यहाँ रिलेशन नहीं है, y z हमारा x y z तीनों में है। तो यहाँ से आपने z की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, तो जब x को उधर ले जाएंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सेकंड इक्वेशन से सेकंड z की वैल्यू जो होगी z इक्वल टू x आ जाएगा, z की जगह क्या आ जाएगा x। अब इन इक्वेशन में हम z की जगह पे क्या लिख लें, x लिख लें, तो फ्रॉम इक्वेशन z की जगह, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड। वैसे ज़्यादातर आपको जब पूछा जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सेट हो जाए। हमने थोड़ा सा टेढ़ा चूज़ किया है जिससे सीधा और टेढ़ा दोनों लग जाए, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, z की वैल्यू हमने x रखा तो देखो ये आएगा -2x माइनस 3y, और ये z की जगह पे हमने x रख लिया बेटा तो -x इक्वल टू कितना 0। इसको इधर करेंगे तो -3x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब कंडीशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, इस इक्वेशन में ये भी 3x 3y है, ये भी हमारा कितना आ रहा है x और y है। अब कंडीशन क्या आएगा, जब इन दोनों इक्वेशन में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, x और y की वैल्यू तब 0 मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन हो गया, जब x y की वैल्यू 0 हो गई तो z की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। तो अगर ये कंडीशन हमारा P प्रेशर ले रहे हैं तो x y और z की वैल्यू तीनों हमें 0 0 0 मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट एरिया लेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया लेंगे, तब x y और z की वैल्यू फिर हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि लैंग्वेज में ये चीज़ें डिस्क्राइब नहीं की गई थी, तो अगर हम लोग खाली आपको बोला गया था कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडिएशन प्रेशर को, अगर वो प्रेशर जो आपका रेडिएशन प्रेशर को P बाई F बाई ये ना करके E बाई ये करते हैं, तब रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कंडीशन क्या होता है, जैसा भी आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जब कर रहे हो तो ये वैल्यू हो गया, इक्वेशन बना लो हमने, मान लो फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो और फोर्थ में ऐड कर दो, तो देखो x भी कटेगा y भी कटेगा, तो x y जब सारी वैल्यू कट जा रही है तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 0। z की वैल्यू अगर x y हमारा 0 है तो z की वैल्यू फिर क्या हमें मिलेगी 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो नॉर्मल प्रेशर नहीं है,
बल्कि एनर्जी पर यूनिट क्या है वहाँ पे, एरिया है। तो ये चीज़ें हमें जब कभी कभी कंट्रोवर्सी लैंग्वेज से होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑप्शन के बेस पर फिर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी आपको 000 वाला ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उस प्रेशर को प्रेशर एनर्जी यानी रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया करके तब हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ से हुई। अब अगर इसकी जगह पे एनर्जी पर यूनिट एरिया हो तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, अगर एनर्जी पर यूनिट एरिया लेंगे तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया लेंगे तो डायमेंशन क्या होगा भाई, रेडिएशन जैसे आपको बोला गया रेडिएशन प्रेशर है तो आएगा mt के पावर -2। तो एक तो रिलेशन यहाँ हो गया, दूसरा इसी पे हम लोग चेक करेंगे, सेकंड नोट करोगे या दूसरे पे ही, चूंकि सेट, अरे बेटा दूसरे पे ही हमारी सेटिंग है तो आप उसी को नोट कर लीजिए। सेकंड करेंगे r करके हमारा बनेगा p के पावर क्या था x, ठीक, c के पावर क्या है, क्वेश्चन बोलो फिर से, p के पावर q के पावर y, c के पावर z, p के पावर x, q के पावर p के पावर x, q के पावर y, c के पावर z। अब इफ यहीं का लें, इफ p = E/, क्या लें, a एनर्जी पर यूनिट एरिया ले रहे हैं यहाँ, रेडिएशन प्रेशर, ठीक, तो उस केस में इसका डायमेंशन आएगा, एनर्जी का होता है ml² t के पावर -2 अपान क्या L स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा mt के पावर -2। अब जैसे हमने पीछे लगाया था वैसे एक बार दोबारा इसको क्या करेंगे आप, सेम जैसे वहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया गया ऐसे आप यहाँ करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है p के पावर x, q के पावर y और c के पावर z = m के पावर कितना 0, l के पावर 0, t के पावर 0। एक बार p की जगह पे अब ये क्वांटिटी रख के फिर से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, जो डायमेंशन आएगा वो आपका इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायमेंशन पे मिल जाएगा, ठीक। लगा के दिखा दें, तो देखो p की जगह पे ये है आपका, तो mt के पावर -2 होल पावर कितना x, दूसरा था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो ये हो गया था, इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो एल आपका कट गया था, आया था कितना, पीछे भी देखो अपने निकाला गया था, जो हम लोगों ने बैक किया था, देखो कहाँ गया, ये mt के पावर माइनस कितना आया था 3 आया था। तो जब mt के पावर -3 है, ये वैल्यू हो जाएगा बेटा mt के पावर -3 होल के पावर y, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट था, तो lt के पावर -1 होल के पावर क्या c = m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर। अब हाँ बेटा क्या करें, अच्छा z है, x y z है बेटा, x y z ऐसी नहीं है, तो c के, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया lt के पावर -1 होल पावर z हो गया। अब m वाले फैक्टर को जैसे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में किया ऐसे यहाँ कर लो, तो m के पावर क्या क्या मिलेगा, x यहाँ है, y यहाँ पे है, x + y, और तो इधर है नहीं। l के पावर में क्या है बेटा, अब l के पावर खाली यहाँ z मिल रहा है, क्या मिल रहा है z। t के पावर में देखो -2x -3y और माइनस क्या z, ये पूरी वैल्यू m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 में, m के पावर 0, ठीक, और क्या l के पावर 0, t के पावर 0 में है। अब कंडीशन क्या मिलेगा, यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी है, अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, डायमेंशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा बेटा x + y = कितना 0, दूसरा कितना है बेटा l के पावर z खाली है, z = 0, तीसरा है -2x -3y -z = 0। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बन गया। z की वैल्यू हमें मालूम है, अब z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगा -2x -3y -0 = 0, यानी -2x -3y = कितना 0। फोर्थ इक्वेशन बना लिया हमने। इसमें क्या करो, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग,
2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले इक्वेशन में ऐड कर लो, तो इन दो को से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस कितना 2y इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो कंडीशन यहाँ से जब जोड़ोगे तो x प्लस वाई है, यहाँ से बचेगा हमारा क्या, x वाला कैंसिल हो जाएगा, खाली माइनस वाई इक्वल टू कितना 0, माइनस वाई की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो दोनों रिलेशन में जो वैल्यू हमारी मिल रही है वो क्या है, z की वैल्यू 0 मिली, y की दूसरा हो गया क्या y की वैल्यू 0 मिली और z y 0 है तो x भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी दोनों से आप फाइंड आउट करेंगे तो रिलेशन हमारा सेम सेम बनना है, दोनों से पावर क्या मिला है आपका सेम सेम बनना है। तो जैसे भी करना है दोनों से रिलेशन, दोनों कॉन्सेप्ट से आपको पावर जो मिल रहे हैं वो वही मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अब जो लोग पढ़े हुए हैं बेटा वो लोग नोट करना चाहे नोट कर ले, नहीं तो फिर करिए घर पे, कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द वेलोसिटी क्या लिखा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at a time t, the velocity of particle at a time t is given by v equal to at plus v upon t plus c या c plus t जो भी कर लो, v equal to at plus v by t plus c, ठीक, where a b and c are constant, then dimensions of small a, small b and small c, small a, small b and small c are respectively, small a, small b, small c respectively। यहाँ दिया है बेटा v आपका क्या है वेलोसिटी है और ये t जो है वो क्या है आपके टाइम है। v वेलोसिटी है, t क्या है आपका टाइम है। तो एक वेलोसिटी है, दूसरा क्या है आपका टाइम है। तो उस केस में आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा, v इक्वल टू at प्लस v अपॉन t प्लस c। आपको a b c का डायमेंशन निकालना है, a b और c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का डायमेंशन क्या होगा। कल इस टाइप का क्वेश्चन कराया गया था, ये तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। जल्दी करिए, कल इस पैटर्न पे क्वेश्चन हुआ था, वहाँ पे ए बी सी डी 4 अननोन क्वांटिटी थी। कल आप आए थे, कल आए थे आप, लगाइए तब कुछ ट्राई करो भैया, तभी सीख पाओगे यार। यहाँ का प्यूरीफायर काम करता है कि ऐसे खाली लगा है जी, यहाँ का जो प्यूरीफायर है वो काम करता है भी कैसे लगा है खाली है? नहीं कूलिंग तो हो रही है, प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। एक बार लग जाता फिर वो उसमें कुछ तो होता नहीं है, चलता रहा। आया क्या क्या चलिए देखो बेटा, आ रहा है कि बताएं, ये तो आसान है जी, लगाओ, इसमें तो बहुत टेढ़ा कुछ नहीं है। आया और लगाओ, आप लोग कुछ लगा रहे हैं बेटा? चलिए देखिए, बता देख लो बेटा कैसे करेंगे, जो लोग नहीं थे समझ लो बेटा।
हम एक लॉ ऑफ होमोजेनिटी आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग होता है बेटा, टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम। हिंदी में पढ़ेंगे, दो राशियों को हम जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उनकी विमाएँ समान होती हैं। क्या होती हैं? विमाएँ समान होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता टी टाइम है, तो सी की विमा वही होगी जो टाइम की होगी, तभी तो जोड़ा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक, यहाँ से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या? अब हम एक बार लैंग्वेज देखते, बार बार नहीं लिखेंगे बेटा। डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या? डायमेंशन ऑफ टी। और टी का डायमेंशन सबको पता है कैपिटल टी होता, तो सी का डायमेंशन हमें मिल गया टी। ठीक, दूसरा आप करोगे, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें ना तो यहाँ ए का पता है ना तो बी का पता है, तो अभी हम इसको नहीं एक साथ में कंपेयर कर सकते। हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट तभी होता है जब लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन सेम सेम हो। अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन दोनों सेम सेम है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनली कैसा होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक, तो बी का 80 के साथ आप कंपेयर कर दो। ठीक, अगेन क्या डायमेंशन ऑफ बी, आप पूरा आप लिखना चाहेंगे पूरा लिखेगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या? 80। हमें ए का चाहिए था बेटा, तो ए का डायमेंशन बी बाई टी के डायमेंशन के बराबर होगा। बी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बेटा एल टी के पावर -1 अपॉन टी टाइम है। टाइम के ऊपर जाओगे तो एल टी के पावर -2 हो गया। क्या हो गया आपका? एल टी के पावर -2 हो गया। ठीक, ये निकाल लिया आपने, इसकी वैल्यू हो गया एल टी के पावर -2। तीसरा कंडीशन आपका है क्या? अब बी का निकालना है, तो आप पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। अगेन अब डायमेंशन आप चाहे बी की वैल्यू बी बाई क्या, यहाँ चूंकि सी की डायमेंशन टी के बराबर है तो बी बाई टी कर लो। अगेन डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ क्या? बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, लैंग्वेज लिख ही लीजिएगा आप लोग, डायमेंशन ऑफ कितना? बी बाई टी। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -1 होता है, ये v है, और t का डायमेंशन t होगा। ये t जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो b का डायमेंशन t, ये प्लस में और ये माइनस में, तो बचेगा क्या? l। भाई ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस पावर बेटा, यहाँ प्लस पावर, दोनों का प्लस माइनस बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या? b का जो डायमेंशन मिलेगा l। तो b का डायमेंशन l मिल गया, a का डायमेंशन एल टी के पावर -2 मिल गया, और c का डायमेंशन हमारा t मिल गया। नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, शुरू करते भैया, शुरू कर दिया जाए। हाँ, एरर अब शुरू कर दिया जाए, जल्दी करो बेटा, एरर का डिमांड हो रहा है ना, जल्दी से। इसलिए है क्या कि प्रॉब्लम ये है कि अभी सभी लोग अलग अलग लेवल पे हैं, तो दिक्कत वही आ रही है बेटा ना। जैसे कुछ दिन जब लोग पढ़ लेंगे तब एक थोड़ा सा उस पर आ जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होगा। कल जो लोग थे, आधे से ज़्यादा लोग गायब हैं, आज थोड़ा बरस गया। ठीक, दिक्कत ये है कि बेटा आप लोग भी जो भी है अपना आने का अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर बारिश हो रही है तो आपके पास जो भी छतरी वतरी कुछ भी है, हो जैसे भी आने वाला, ठीक, रेगुलरिटी होनी चाहिए, है ना। मार्केट वाले बेचारे रेनकोट ला के रखे होंगे, तो आप लोग नहीं खरीदेंगे तो उनका कैसे बिकेगा? हाँ, तो हमें पढ़ना बेटा एरर, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर, कितने लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया है? सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक मालूम बेटा? आपने हाथ उठाया था, क्या होता बता दो जरा सा। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक उसे बोलते हैं। बताओगे?
सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। देखो हम लोग जब बेटा किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं ना, तो उस केस में उसकी कितना वो मेजरमेंट आपका एक्यूरेट है, एक्यूरेसी जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे डिसाइड करते हैं। अगर किसी गिवन क्वांटिटी के मेजरमेंट में जितने लार्जर वैल्यू आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही क्या होगा आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दिए गए हैं, वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू निकालनी है। जितने नंबर ज़्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो उसी को टर्म देते हैं हम लोग बेटा सिग्निफिकेंट क्या कहेंगे, फिगर कहते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या जितनी लार्ज होगी किसी क्वांटिटी में, हम लोग बोलेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही लार्ज होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो थोड़ा समझ लीजिए, तब उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि ये सब वैसे अब एक एक लेक्चर का टॉपिक है, लेकिन सिग्निफिकेंट है ना। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बेटा, सार्थक अंक, ऐसा कुछ हिंदी में पढ़ाया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा तो सबसे अच्छा है ना जी। ठीक, तो सार्थक अंक बोलते हैं हिंदी में सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इसके लिए कुछ रूल्स आपके होते हैं बेटा, उसी की बेस में हम लोग डिसाइड करते हैं। फिलहाल आपको रूल नहीं पूछे जाने हैं, लेकिन बिना रूल जाने आगे निकलेगा नहीं, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक, तो रूल्स आपके क्या होते हैं। पहला रूल होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, पहला रूल आपका होता है। अब हम लिखेंगे कितना यहाँ पे, बोल ही देते हैं। तो लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर बोले, सिग्निफिकेंट फिगर डिनोट्स द, सिग्निफिकेंट फिगर डिनोट्स द एक्यूरेसी, डिनोट्स द एक्यूरेसी, the accuracy in measured value, accuracy in measured value denotes the accuracy in measured value, accuracy in measured value। देखिए for a given quantity, for a given quantity, for a given quantity, larger the value of significant figure, for a given quantity, larger the value of significant figure, greater is the accuracy, greater is its accuracy, greater is its accuracy। हो गया, ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी, मतलब जितना सिग्निफिकेंट फिगर बेटा ज़्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक, आगे लिखेंगे, हो गया, ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी। आगे लिखेंगे फॉर डिटरमाइनिंग, फॉर डिटरमाइनिंग, for determining number of significant figure, for determining number of significant figures, following rules are used, following rules are used। जल्दी करो बेटा, following rules are used। पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट, पहला पॉइंट लिखो बेटा, पहला रूल है ये, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम लोग काउंट करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, लाइक 2, 4, 2, 6, 4, 8,
ये आपके हैं। अब बोला जाए बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 4। इसके नंबर काउंट किए जाते हैं। नंबर मतलब क्या, 1 2 3 ऐसा नहीं, 2 + 6 8 + 4 12 + क्या 8 20 कर दो। ये कितने डिजिट हैं वो काउंट किए जाते हैं, डिजिट की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। तो अगर आपका नॉन जीरो डिजिट है तो चाहे डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो बेटा, वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। दूसरा लिखिएगा, सेकंड रूल लिखिएगा, देखिए all zero present to write to the non-zero digits, all zero present write to the non-zero digits, present write to the non-zero digits, all zero present write to the non-zero digits are not counted as significant figure, are not counted as significant figure if decimal point is not present, if decimal point is not present, हो गया, if decimal point is not present। इसी को हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं कि जितने भी हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है उसके राइट साइड वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, अगर दशमलव नहीं लगा है तो। या दूसरे तरह से कह सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे 10 के पावर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 10 के पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो 10 के पावर के फॉर्म में जो टर्म्स यूज होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो जैसे हमने लिख लिया बेटा 5000, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलोगे, 1 की 4, 1 नॉट 4, ठीक। अगर हम इसे लिख लिया 5 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलेंगे, ये जो 10 के पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो ऐसा क्वांटिटी, वो पार्ट जो 10 के पावर के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, वो काउंटेबल नहीं होता है। तो यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा सेकंड रूल। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए बेटा। बोले अगला लिखिएगा, all zero lie between, all zeros lie between, जो पाया जाए, lie between 2 non-zero digits, all zeros lie between 2 non-zero digits, lie between 2 non-zero digits are 2 non-zero digits are counted as significant figure, are counted as significant figure। मतलब अगर जीरो बेटा दो नॉन जीरो के बीच में लगे हुए हैं तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। आइदर डेसिमल इज प्रेजेंट आर नॉट, में बढ़ा लो, आइदर डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट आर नॉट, आइदर डेसिमल पॉइंट is present or not, either decimal point is present or not, either decimal point is present or not, either decimal point is present or not, ठीक। चाहे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो या ना हो, either decimal point is present or not, ठीक। हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या 2004, डेसिमल है क्या, नहीं है ना, 2 जीरो हैं, किसके बीच में है, ये नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो बेटा उसी को नॉन जीरो बोलेंगे, तो उसके बीच में है। तो ऐसे केस में जो भी जीरो होंगे उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो कितना
4 हो जाएगा। भले से डेसिमल नहीं लगा है, लेकिन ये नॉन जीरो के बीच में जीरो है, इसलिए काउंट हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहे हैं? काउंट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर लिया, एग्जाम्पल नोट कर लिया करेगी बेटा, एग्जाम्पल रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अगला पॉइंट, ऑल जीरो present right to the decimal point, right to the decimal point, to the decimal points are counted as, all zero present right to the decimal points are counted as significant figure, are counted as significant figure, are counted as significant figure if a non-zero digit, if a non-zero digit is present left to the जीरो। अगर आपको अब जीरो हो या डेसिमल के पहले हो, दोनों के लिए वही चीज़ें रहती हैं। जैसे हमने लिखा 6.000 बेटा, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 3 2 1। अब दशमलव लग गया, जैसे यहाँ दशमलव नहीं लगा था तो इसे काउंट नहीं किया। जब दशमलव लगा देंगे तो इसे हम लोग काउंट कर लेंगे। तो कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आई? 4 हो गया। ठीक, अगला लिखिएगा, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, 2 0। अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 2 0 which are present, 2 0 which are present, 2 0 which are present, which are क्या लिखा? present, 2 0 which are present left to, which are present left to non-zero digits, left to non-zero digits, left to non-zero digits are not counted as, are not counted as significant figure, are not counted as significant figure, not counted as significant figure, not counted as क्या लिखा बेटा? significant figure, are not counted as a significant figure। ठीक, if क्या है, जरा सही स्टेटमेंट फिर से बोलो। all zero are not counted as significant figure, if ना करो either करो, either decimal is present or not, either decimal is present or not, either decimal is present or not। ठीक, जरा एग्जाम्पल देखेंगे। हमने लिखा बेटा 0.0245, 0.0245 बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा या कुछ और होगा? हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 4 नहीं, आप लोग बताओ बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 के 3 के 2 के 1?
4 होंगे। आपका 4 लग रहा है ना आपको? 4 ही लग रहा है आपको भी? आपको 4। इधर भैया लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, 3, 2, 3 है। 4। आपको 4 है? आपको 3 दिखा आपको? हमने अभी स्टेटमेंट क्या लिखा है जरा? इसका मतलब हिंदी में हुआ बेटा, हम ऐसे जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं जोड़ते हैं, काउंट नहीं करते हैं जो नॉन जीरो डिजिट के बाएं तरफ लगे हों। कहाँ लगे हों? बाएं तरफ लगे हों, चाहे दशमलव लगा हो या ना लगा हो। अब देखो जरा, हमारा नॉन जीरो वाले तो ये है ना, नॉन जीरो ये हैं, इसके बाएं तरफ कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो क्या हम लोग इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में जोड़ेंगे? रूल क्या लिखा आपने? नहीं जोड़ते हैं। तो नहीं जोड़ते हैं तो इसका मतलब कितना बचा? 3 बचा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3 क्या 4, 3 हुए। कितने हुए बेटा? 3 हुए। ठीक, जो नॉन जीरो के बाएं तरफ रहेंगे उन जीरो को हम लोग कभी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, भले से दशमलव लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, तो उनको जोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं जाता है। ठीक, तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पुराने ज़माने की बुकों में मिल जाएगा, जोड़ा जाता था। ठीक है, अब जोड़े नहीं जाते तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। अब सुन लो जरा, जो अपने यहाँ क्वेश्चन में एप्लीकेशन पूछा जाना है, सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक रूल दोनों का सेम होता है। दूसरा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर 2 क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे, और अगर 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग काउंट करेंगे। ठीक, तो सब हेडिंग करिएगा, अगला हेडिंग करो इसी में। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बेटा इन, सिग्निफिकेंट फिगर इन क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक, देखो, अगर 2 क्वांटिटी को बेटा हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, वो उस रिजल्ट से दिखाया जाएगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स प्रेजेंट हों। जैसे एग्जाम्पल से समझो तो समझ में आ जाएगा। हमने लिखा बेटा 2.465, ठीक, दूसरा लिखा 4.24, इसको हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक, जब ऐड करेंगे तो फिर देखो ये 5 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, रिमेनिंग 1 4 2 6 1 7 हो गया, 4 2 6 हो गया। डेसिमल 1 डिजिट पे था, हमने 1 डिजिट पे लगा दिया, तो 6.705। क्या ये जो लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट क्या फिगर रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो, आपने लोअर क्लास में जब मैथ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा? लोअर क्लास में मैथ पर जब पढ़ा होगा तब उस कंडीशन में आपको हम लोग जितना रहता था सारा ऐसे रख लेते थे, लेकिन ये साइंटिफिकली क्या सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग है। अब जरा कैसे, क्यों, ये समझ लिए एक लाइन में। जैसे बेटा इस वाले डाटा को हमने 2.465 तक ले गए, यानी कि डेसिमल के कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक। हमने 3 डिजिट तक ये श्योर कर लिया कि वो वैल्यू उतनी ही है, मतलब 3 डिजिट तक हमें ये सर्टेन है कि ये 465 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, दूसरे 4.24 लिया हमने, 2 डिजिट तो हमारा डेसिमल पॉइंट सर्टेन है, लेकिन अगला डिजिट यहाँ वाला जो है वो अनसर्टेन है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो हमें सर्टेनिटी बताता है कि कहाँ तक हमारी एक्यूरेसी है, कहाँ तक हमारा रिजल्ट सर्टेन है। तो यहाँ पे इस 2 डिजिट तक तो हम सर्टेन हुए ना, लेकिन तीसरा डिजिट हमारा बेटा सर्टेन नहीं है। तो जब तीसरा सर्टेन नहीं है तो यहाँ तक हम कैसे ले सकते हैं आंसर में? भाई उसके बारे में यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो हमने वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है,
तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, जहाँ तक सर्टेन है वही सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिट काउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल, ठीक, रिजल्ट विल बी या आंसर विल बी, जो भी कर लो, रिजल्ट विल बी। आप देखो या हम थोड़ा सा यहाँ से नहीं, अभी एक चीज़ और पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसको हमने राउंडिंग ऑफ, तो अभी हम इसको डाटा थोड़ा चेंज कर ले, अभी राउंडिंग ऑफ बता देंगे शार्ट में, तब इसको करेंगे। यहाँ 5 कर लिया हमने, 6 5 क्या हो गया 11 कर लो। ये चेंज इसलिए कर रहे बेटा क्योंकि अभी एक चीज़ हमें और समझाना पड़ेगा, तो अभी ऐसे रख लो। अब सुनना जरा, ये है 6.715 आपका आया। अब राउंडिंग ऑफ भी यहीं हम समझा लेते हैं, ठीक, यहीं पे राउंड ऑफ भी समझा लेते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा लोअर क्लास में मैथ में, अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी डिजिट है, वो 5 से छोटा है डेसिमल में, अगर 0.5 से कैसा है, छोटा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है, प्रीसीडिंग का मतलब जो उसके पहले आने वाला डिजिट है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा अगर उसे हम लोग रिमूव करेंगे तो। हिंदी में पढ़ा होगा छोड़ देना बेटा, कहते हैं डिजिट पे छोड़ दिया पॉइंट के बाद, तो जो छोड़ते हैं ना, ठीक, वो तब नहीं अफेक्ट करेगा जब उसकी वैल्यू 0.5 से छोटी होती है, और जब 0.5 से बड़ी होती है तो हमेशा उसे इग्नोर करते समय उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। याद करो, होता है ना। अगर आपको जैसे मान यही ले रहे हैं, अब ये हमें 5 को रिमूव करना है, अभी तो ये 5 वाला है, यही सबसे कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए आंसर में भी यही आ रहा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले डिजिट में उसे हटाने पे, रिमूव करने पे हमेशा एक ऐड कर लोगे। अगर 5 से छोटा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आगे वाले डिजिट कुछ भी हो, ठीक। लेकिन अगर जिसको हमें रिमूव करना है, जिसे हमें क्या इग्नोर करना है, ठीक, राउंड ऑफ करना है, वो डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 है, तो यहाँ पे 2 रूल आते हैं, फिर इसके 2 सब पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है, अगर जो हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट 5 है, एग्जैक्टली 5 से बड़ा होता तो हमेशा जोड़ते, 5 से छोटा होता कभी नहीं जोड़ते, ये तो लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये एग्जैक्टली 5 है तो 5 होने पे इस प्रीसीडिंग डिजिट, जो प्रीसीडिंग डिजिट उसका है, वो अगर 8 नंबर हो, अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है बेटा 8 नंबर है, तो 8 नंबर होगा तो वहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे। 5 को राउंड ऑफ करने पे प्रीसीडिंग डिजिट अगर आपका 8 नंबर है तो उसमें 1 क्या करेंगे आप, ऐड कर लेंगे। और अगर इवन नंबर होगा, 8 का मतलब विषम संख्या बेटा, 1 3 5 7 9, अगर 8 नंबर है तो 1 ऐड होगा। और अगर क्या है, इवन है, यानी सम संख्या 2 4 6 8, अगर सम संख्या है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 1 है, तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो 6.72 आ जाएगा। आंसर विल बी 6.72, ठीक। अगर ये डिजिट यहाँ पे 2 4 कुछ होता तो वहाँ पे राउंड ऑफ करने पे कोई इफेक्ट आपका नहीं होता, ठीक। अगर हमारा ये कंडीशन होता तो राउंड ऑफ करने पे वहाँ पे कोई इफेक्ट आपका नहीं होता, तो इसके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो लिखिएगा, एडी कुछ बनाया है, हाँ, एडिशन लिखिए। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, number of decimal digits, number of decimal digits, number of decimal digits, एक कैसे बेटा, in addition and subtraction, number of decimal digits in result will be same as least number of decimal digits, least number of decimal digits present in adding or subtracting quantity, present in adding or subtracting quantity, present in adding or subtracting quantity, present in adding or subtracting quantity,
नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स प्रेजेंट इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी। जो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्वांटिटी करेंगे जिसको, उनमें जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट होगा उतना ही उसके रिजल्ट में भी डेसिमल डिजिट्स होंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लीजिए। हो गया? एक आप लोग बता दीजिएगा, दूसरा आपको करना है 6.845 नहीं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना बेटा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो रिजल्ट क्या आएगा? लोग जाए कुछ हम और एक चेंज कर दें, चलिए इतना इसको लगा लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी करिए। अगर घटाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? जल्दी करो, अभी अरब तो अपना रह ही गया है यार। हाँ, और एक चीज़ और बेटा, चूँकि आपका यहाँ पे आने का मतलब है नीट, ठीक, नॉट बोर्ड, ठीक। बोर्ड तो आपका साथ में होगा ही होगा, बट मेन हमारा यहाँ टारगेट किसका, नीट का है। तो आप उस चीज़ को, मतलब उस लेवल को मेंटेन करेंगे जो नीट के लिए नीड है। नीट का नीड आपका क्या, लेवल मेंटेन करेंगे, बोर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें कोई इडबट नहीं है, ठीक। लेकिन आपका फोकस क्या है, आपका नीट है। तो ऐसा आप देखिएगा जो आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया जाए वो उस लेवल का हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब जो हमारा उस लेवल को टच ही ना करे वो चीज़ हम पढ़ते रहें, तो कोई मतलब उसका नहीं होता है, ठीक। जैसे हमें बोर्ड के लेवल को हम आपको बैठ के यहाँ पढ़ाएं हैं, तो पढ़ोगे तो आपको आसान रहेगा, तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो चीज़ें हमारी, उससे आपको बेनिफिट वो नहीं मिलेगा जहाँ जिसके लिए आप आए हुए हो, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपके क्लासेस हों, ठीक, उन चीज़ों को आप उस लेवल को मेंटेन होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन आज के डेट में कैसा पूछा जा रहा है, 20 साल वाला पहले वाला अलग पैटर्न था, आज की डेट में क्या पैटर्न है, कैसा पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको फोकस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो हो नहीं रही है तो आप जो भी सर रहेंगे उनको आप ये बोलेंगे या ऑफिस में आप बोलेंगे सब वो चीज़ें मेंटेन हों। अदरवाइज आप 15 साल भर टाइम भी दीजिए और उसका आपका कोई ठीक आउटपुट ना मिले, ठीक। क्योंकि जब चीज़ें उस लेवल को नहीं मेंटेन होंगी तो पता लगेगा आपका टाइम क्या जाएगा। समझना तो आसान लगेगा क्योंकि आप कुछ लेवल बताया नहीं गया, जो टेढ़ा मेढ़ा वो छोड़ दिया गया, तो उस कंडीशन में आपको आसानी से तो समझ में आएगा कि जो पढ़ाया गया वो आसान है, लेकिन वो चीज़ें क्या आपको सिलेक्शन के लिए वहाँ तक पहुँचा पाएंगी, तब फिर प्रॉब्लम आपकी आएगी। तो इन चीज़ों को हर सब्जेक्ट में ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जाए वो आपको उस लेवल को मेंटेन करे, ठीक। एटलीस्ट जैसे जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं या पढ़े हैं वो लोग तो जानते हैं। हाँ, क्या करो? हाँ हाँ, किस कौन बोला है? गवर्नमेंट ने बोला?
बेटा पेपर टफ और आसान जैसे है क्या कि 2-3 साल कोविड के बाद आसान आसान आ गया, ठीक। तो बच्चे भी आसान पढ़ने लगे, सर ने भी आसान पढ़ाना शुरू कर दिया, और क्या बाकी चीज़ें भी सिस्टम हो गई। एक बार थोड़ा सा घुमा दिया भाई, अब 720 में 720 ला रहे हैं, तो आपकी बात टैलेंट गायब हो गया है। आपकी बात तो नहीं किसी का आया भाई, अगर सब इतने ही टैलेंटेड हैं तो हर बार आना चाहिए था, आपकी बात तो गायब हो गया सब। हाँ ठीक, तो पता लगा वो 650 प्लस पे जाके जो है मेड बन रही है, मतलब कोई वही नहीं था, ठीक। तो हाँ क्या कह रही बेटा, ठीक वही है ना, मतलब जब एकदम पेपर को बेकारी बना दिया भाई, आप कंपटीशन दे रहे हो यार, कंपटीशन तो उसका कुछ सीख होना चाहिए, मतलब लगे हाँ मतलब मैं कंपटीशन। आपको बच्चा क्या करता था, जब पेपर आसान आ रहा था तो सुपरफिशियल पढ़ा, जो रट लिया वो भी पास हो जाता था, उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, क्वालिटी तो जाता ही नहीं था। अब जब थोड़ा टेढ़ा करेगा तभी तो क्वालिटी पता चलेगी ना, कौन पढ़ा है कौन खाली ऐसे रट मान लिया है, ठीक। चलिए तो ये कंडीशन आपका हो गया। अब यहाँ से दिखा लेंगे बेटा, देखो ये 7 हो गया, यहाँ से आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, डेसिमल लगाया आपने, ये आएगा क्या, कैरी करना पड़ेगा, तो कितना 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 6 गया तो 7 गया तो 6, यहाँ बचा 7 बचा 3, ये हो गया 6, आपका आया 6369.017, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग नहीं सही है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल रिजल्ट विल बी कितना 6369.0, तो 7 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमेशा 1 बढ़ जाएगा चाहे आगे कुछ भी हो, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 0.2, समझ गए। एक कंडीशन ऐसा बनता है बेटा, जब हमारा रिजल्ट में बड़ा डिफरेंसेस होता है तब क्या करेंगे, जरा उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। हटाएं इसको बेटा, सॉरी समझ गया, हाँ नावल और बना दिया, चलो ठीक। अभी ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डस्ट हटा दो बेटा, तो मिट ही जाएगा कभी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग अगला 5,0,0,0,24.24, ठीक। हमें ऐड क्या करना है 215 चलिए कर लो, 215 को ऐड करना है, कितने को 215 को हमें ऐड करना है, पॉइंट ले लो 0.4 215.4 ठीक। तो कंडीशन आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे 2-3, हाँ चलिए, तो उस कंडीशन में बड़ी डिजिट हो चाहे छोटी, रूल्स हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ओके बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर लिखिएगा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, significant figures in multiplication and division, significant figures in multiplication and division। देखो जब बेटा दो चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। तो लिखिएगा ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन and division, during multiplication and division, during multiplication and division, result will have, during multiplication and division, result will have, during multiplication and division, result will have, ठीक,
same number of significant figures, same number of significant figures, same number of significant figures as least in multiplying or dividing quantity, 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 least in multiplying or डिवाइडिंग क्वांटिटी। ठीक, जैसा कि लीस्ट हमारा मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, एज लीस्ट इन मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पे जब करेंगे बेटा, जैसे आपने लिया 5.24, ठीक 4, या यहाँ 25 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो आप 7.2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना बेटा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब ज़रा बताओ क्या होगा रिजल्ट, मल्टीप्लाई करिए तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। हाँ, हो गया बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, मल्टीप्लाई का हो गया, देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 7 4 जा 28, 7 2 जा क्या 14, 14 और 2 16, 7 5 जा 35 और 36 हो गया, और 7 2 जा 12, 14 14 ये हुआ, और आपका क्या 3 17 आ रहा है। यहाँ पे आ गया बेटा 8 2 7 1 8 1, डेसिमल आपका 3 डिजिट पे हो गया 181.728, 181.8 आ रहा ना, 181.728। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग राइट है बेटा? ये सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग राइट नहीं है, और राइट नहीं है तो हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर रूल क्या कहते हैं कि अगर आपका दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। मतलब जो रिजल्ट आएगा ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे उतने ही चाहिए जितना कम से कम गुणा या भाग करने वाली राशि में क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, समझ गए? अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? 4 है ना, नीचे वाले में कितना है? 2 है, जबकि हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 6 आ रहा है यार, और चाहिए कितना? 2 मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम कितना? 2 चाहिए, और आ रहा हमारे पास 6, तो कैसे काम चलेगा? उड़ा दे बाकी को, हाँ ठीक। अब जैसे मान लो उड़ा देते हैं तो हम ले क्या लिख लें? 18 लिख लें,
क्या हम 18 लिख लें? क्या 18 लिख लिया जाए? 18 लिख लें कि 19 लिख लें? क्या लिखें भाई? क्या कह रहे साहब आप? अगर हम पावर न लगाना चाहें तो क्या लिखें? 1800 कर लें तो 1800 हो जाएगा। 180 लिख लें। अब देखो बेटा, ऐसे केसेस में हम लोग अगर सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ की काउंट के बेस पे देखें तो 18 लिखना चाहिए था, लेकिन ये 18 जो वैल्यू है बेटा 181 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है ना भाई। रिजल्ट हमारा 181 के लगभग है और हम लिख रहे हैं कितना 18, तो ये सही है क्या? रिजल्ट और क्या सिग्निफिकेंट का रिजल्ट दोनों बहुत अंतर आ रहा है। ऐसे केस में हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट का रूल जो है कॉन्सेप्ट वो भी फॉलो हो जाए और रिजल्ट भी हमारे एक्चुअल वैल्यू के क्लोज में हो, मतलब बहुत अंतर उसमें ना आए। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल रिजल्ट विल बी, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हम लोग 18 नहीं लिखेंगे बेटा, कितना लिख लें? 180। अब 180 अगर हमने लिख लिया तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 के 3 कितने होंगे? अरे भाई जीरो वाला डेसिमल नहीं लगा तो काउंट नहीं होगा ना, तो सिग्निफिकेंट 2 हो गया भाई। यहाँ भी सिग्निफिकेंट 2, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम सेम आ गए। रिजल्ट हमारा यहाँ से 181 था, यहाँ पर रिजल्ट 180 है, तो रिजल्ट भी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू है, यानी रिजल्ट भी हमारा क्लोज टू क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, और सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी हमारा क्या हो गया? लागू हो गया, वैलिड हो गया। तो इसलिए आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? 180 या 1.8 × 10⁻² लिख सकते हो आप, 1.8 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो ये कहानी हमारी है। ठीक, ये आपका कहानी है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्या होगा कैसे होगा वो डिनोट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा लिखिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अच्छा रूल लिख लें कि नहीं? लिखिए स्टेटमेंट ना, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए और एक दो अपने से करके दिखा दो आप। ये 5 है बेटा, जल्दी लेकिन करिए, समय ख़त्म हो गया यार, अभी हम लोग एरर बचा ही रह गया। हाँ हो गया कितना? हाँ बेटा 710 सबका आ गया। पहले आपने मल्टीप्लाई किया होगा, डाटा बड़ा दिख रहा होगा, तो एक को हमने राउंड ऑफ करने के लिए क्या किया? सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करने के लिए क्या, चूंकि 2 ही आपका सिग्निफिकेंट है आपका, तो रिजल्ट में 2 चाहिए, तो इसलिए एक को हटा के उसके जगह 0 आपने कर लिया। ठीक, तो 710 आप समझ गए। तो ये होता है बेटा हमारा, कहीं भी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है और आपके यहाँ आएगा तो सिग्निफिकेंट पे ही वो आएगा, ऐसे नॉर्मल गुणा करके ना रख देना, वो लिखा नहीं रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट गिव्स क्या आंसर, वो कुछ नहीं लिखेगा। अगर आया तो आप सिग्निफिकेंट को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे एरर। बस की कहानी तो खत्म हो गई यार, बारिश ने। एरर एरर, हाँ बेटा लिखाएं।
देखिए कल शेड्यूल में किसका लेक्चर होता है, क्योंकि 3 ही है। तो फिलहाल एरर थोड़ा सा सुन लीजिए। एरर होता है बेटा फॉल्ट इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। हिंदी में कहेंगे किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो गलतियां हम लोग त्रुटियां करते हैं उसी को आप एरर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एरर कहते हैं। अब एरर के अलग अलग काज होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, ढेर सारे कारण आपके एरर के हैं, ठीक है। तो पहले बेसिकली हम लोग एक सिस्टमेटिक एरर कह रहे थे, दूसरा रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है बेटा अगर कॉजिंग फैक्टर्स आपका नोन है, किसकी वजह से हो रहा है, उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसे टर्म देंगे सिस्टमेटिक में। और अगर कोई भी चीज़ रैंडमली हो रहा है जिसके बारे में हमें पहले से प्री इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसे कहते हैं रैंडम एरर। जैसे आप साइकिल या गाड़ी से आ रहे हो, आपके गाड़ी का ब्रेक फेल है या साइकिल का ब्रेक फेल है, पहले से आपको पता है फेल है, तो एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं जी? हो सकता है ना भाई, ये पहले से फेल है तो कोई आएगा सामने तो भिड़ा ही दोगे। तो ये नोन था, हमें मालूम था कि ऐसा हम करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चला रहे थे, तो कंडीशन कौन वाला हो गया? सिस्टमेटिक। अब हमें मालूम है तो हम पहले उसको बनवा लें, तो ऐसा कंडीशन नहीं आने पाएगा। दूसरा है आपकी गाड़ी फिट थी, गाड़ी आप चला रहे थे, ब्रेक भी सही था, आपने ब्रेक लिया, ब्रेक का वायर टूट गया, पहले से नहीं खराब था, इमीडिएटली टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये कौन वाला है? रैंडम। जैसे पंखा चल रहा है, चल रहा है ना, नीचे आ जाए, तो ये कौन वाला है? सिस्टमेटिक की रैंडम? रैंडम भाई। अभी बढ़िया सा देखो नया सा लगा हुआ है, अब उसके बावजूद वो ब्रेक कर गया, तो अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले तो ढीला डुला हो और टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा उटा हो, उसके बाद भी चला रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? सिस्टमेटिक। कि अगर आपका पहले से कॉजिंग फैक्टर नोन है, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, तो वो सिस्टमेटिक की कैटेगरी में होगा। और जिसके बारे में पहले से पता नहीं है, ऑकेशनली हो गया, उसे रैंडम कहते हैं, ठीक। हाँ, लॉक नहीं रहता है क्या? तो तुम्हारे गांव वाले बड़े अच्छे हैं। हाँ, फिर से आएगा, फिर बजट आएगा, फिर ले जाएंगे, ठीक। चलिए ठीक। सरकार की आधी क्या 90% योजनाएं ऐसे ही बर्बाद होती हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ फॉलो हो जाए ना, बदल जाएगी पूरी कहानी, ठीक। हमारे यहाँ रोड बन जाता है तो उसके बाद नाली खुदती है, नाली खुद जाएगी तो पाइपलाइन बिछेगी, ठीक। तो फिर लाइट वाले अपना अलग से बिछाएंगे खोद के, ये सब चीज़ें तोड़ तोड़ के बनती हैं, ठीक। अरे भाई जो भी करना है एक बार पहले कर लो तोड़ फोड़ वाले यार, उसके बाद रोड बनाओ। चलिए ठीक, ये हो गया बेटा। तो हम लोग सिस्टमेटिक और रैंडम, थोड़ा सा आप एरर के बारे में पढ़ के आइएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, हो जाएगा। चलिए।